चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है जीएसटी सुधारों से अर्थव्यवस्था को मिलने वाली गति पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं आर्थिक विश्लेषक सुषमा रामचंद्रन। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अनुभा रोहतगी। पिछले सप्ताह वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी परिषद ने अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों को हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद पुरानी 4 टैक्स दरों की जगह अब केवल 5 और 18% की 2 दरें और कुछ चुनिंदा वस्तुओं पर और सेवाओं पर 40% की विशेष दर को मंजूरी दी गई है। इन सुधारों पर विस्तार से बात करने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक सुषमा रामचंद्रन। सुषमा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद अनुभा। और इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, सुनते हैं वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के साथ विशेष साक्षात्कार कर रहे हैं प्रसार भारती संवाददाता अजय मिश्र। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों का ऐलान हो चुका है और अब कुछ ही दिन शेष हैं। पूरे देश में इसका फायदा लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। ये क्यों जरूरी था? अर्थव्यवस्था पर इसका क्या कुछ असर पड़ेगा? जो कुछ भी बदलाव किए गए हैं उसका हमारे और आपकी जिंदगी से क्या कुछ संबंध है? इन तमाम प्रश्नों को रखने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं वित्त मंत्रालय में वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मेरा सबसे पहला सवाल यही कि सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म के तौर पर इसे देखा जा रहा है और जब 2017 में लागू किया गया था तो इसे कहा गया था गुड एंड सिंपल टैक्स है। उसी दिशा में इन सुधारों को देखा जा रहा है। तो सबसे पहले लोग यही सवाल कर रहे हैं कि इसमें केवल एक टैक्स की दर नहीं हो सकती थी क्या? ये जो 3 स्लैब्स रखे गए हैं 5, 18, 40, इसके पीछे की सोच क्या है? आम जनता को समझ में आना चाहिए। देखिए, आपने पहले भी कहा कि 2017 में जीएसटी लेकर के आए और कहीं ना कहीं एक सिंपल रिफॉर्म करने का काम किया गया था। और उस समय भी अगर देखें तो सभी प्रदेशों में तमाम प्रकार के टैक्स हुआ करते थे और उस समय जीएसटी लेकर के सभी प्रदेश के लोगों को सहमत करके इस जीएसटी को लेकर के लॉन्च किया गया। जबकि जीएसटी के लिए पहले 10 साल से भी काम हो रहा था लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी, क्योंकि आम स्टेट के लोगों को केंद्र सरकार पर, उस समय की सरकार पर विश्वास नहीं था कि ये कंपनसेशन मीट कर पाएंगे, नहीं जो चीज़ें कहेंगे पूरा करेंगे कि नहीं। लेकिन मोदी जी के आने के बाद से, और स्वर्गीय अरुण जेटली जी को मैं बहुत बधाई दूंगा, धन्यवाद भी दूंगा कि उनके वजह से, उनके प्रयासों की वजह से ये लागू हुआ। और उस समय जो तय हुआ उसको 8 साल तक हम लोगों ने निभाया और उस समय भी 4 स्लैब ला करके 5, 12, 18 और 28 का स्लैब आया और उस प्रकार से वो टैक्स जीएसटी का समय शुरू हुआ। अगर आप देखें तो 2017-18 में जब ये लागू हुआ तो उस समय जो हम लोगों को टैक्स कलेक्शन था वो करीब 11 लाख करोड़ करीब होता था। और बीच का अगर कोविड काल छोड़ दें तो कोविड काल में थोड़ी इसमें कटौती हुई थी, जो कि 21-22 में 11,37,000 करोड़ समथिंग था। और इस समय अगर आप देखें 24-25 में तो 22 लाख करोड़ तक हो चुका है। और प्रधानमंत्री ने हमेशा इस देश में सरलता और इजी करने का काम किया है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर ही काम किया है। और 15 तारीख को लाल किले के प्राचीन से जो उन्होंने घोषणा किया कि हम न्यू जेन रिफॉर्म लेकर के आ रहे हैं, और उसी का परिणाम रहा कि एक काउंसिल में बहुत दिनों से इस पे कहीं ना कहीं रेसोलुशन का कमेटी वर्क कर रही थी। सभी लोगों का मांग था कि नहीं, इसको सुधार किया जाओ, सुधार करने की आवश्यकता है। और उस तरीके से भारत सरकार का एक प्रपोजल काउंसिल के सामने आया और जिसमें काउंसिल के सभी सदस्यों ने मिल करके उस पर अपनी सहमति दर्ज की। और मैं धन्यवाद दूंगा सभी काउंसिल के जो हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री लोग हैं, उनको भी बधाई दूंगा कि सबकी सहमति से ये टैक्स रिफॉर्म जो हुआ है, 2 स्लैब, आप 3 स्लैब 5, 18, 40 कह रहे हैं, अगर कह लें तो वो 2 स्लैब ही कहें, क्योंकि एक जो 40 का स्लैब है उसमें बहुत कम, लगभग 1% तक ही लोग उसमें सामान सम्मिलित है, जिसमें कह लीजिए कि जो स्वास्थ्य को हानिकारक चीजें हैं या कह लीजिए कि बड़े लोगों के चीजें हैं, बस वही हैं। तो अगर मूल रूप से देखें तो 2 ही स्लैब है, 5 और 18। और इस 5, 18 को लाने के बाद कहीं ना कहीं आम जनमानस को काफी राहत 22 तारीख के बाद से मिलने वाली है, क्योंकि जितनी भी दैनिक जीवन में उपयोग की चीजें करीब करीब सब पे वो 5% हो गई हैं या तो टैक्स फ्री हो गई हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि 22 सितंबर से इसका लाभ जो है वो आम जनता को मिलना शुरू हो जाएगा और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो कि हर आम खास के जीवन को छूता है, तो ये सभी को स्पर्श करेगा, सभी को सकारात्मक तरीके से प्रभावित करेगा। अब सर ये समझना चाहेंगे कि इसका केवल क्या रेट घटने से सामान सस्ते होंगे या इन जनरल इकोनॉमी पे, अर्थव्यवस्था पे, महंगाई पर इसका असर पड़ेगा? तो ओवरऑल अगर आप समझाना चाहें अर्थव्यवस्था पर इसके असर को, तो ये रिफॉर्म क्यों जरूरी थे? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि जो हम लोगों ने 5 और 18 2 रेट लेकर के आए हैं, इससे आम जन
जन को तो लाभ होगा ही। और जहां तक इकोनॉमी की आपने बात किया है कि अगर आम चीजें सस्ती होंगी तो कहीं ना कहीं लोगों के हाथ में पैसा बचेगा तो परचेजिंग भी बढ़ेगी, और परचेजिंग बढ़ेगी तो मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो रोजगार भी बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था इससे और ग्रो करेगी। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसको लागू होने के बाद जो असर आएगा वो अर्थव्यवस्था भी इससे मजबूत होगी। अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। लेकिन जीएसटी में सर बहुत सारे प्रोसेस रिफॉर्म्स भी किए गए, और चूंकि जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है, लघु और मध्यम उद्योग है, उसको अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है, तो उसके लिए कैसे प्रक्रियाओं को सरल किया गया है, कैसे और ज्यादा इसे समावेशी बनाने का प्रयास किया गया है? देखिए, एक तरफ जहां हम लोगों ने रेट में 2 रेट करके लाए हैं, एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म भी हमने किया है कि आज जो हमारा छोटा व्यापारी है, एमएसएमई का व्यापारी है, उसको कंप्लायंस में थोड़ा सहूलियत दिया गया है, उसको रजिस्ट्रेशन में सहूलियत दिया गया है, उनको रिटर्न प्राप्त करने के लिए भी उसमें सहूलियत दिया गया है। और इन सहूलियतों का कारण ये होगा कि जो हमारे एमएसएमई सेक्टर के लोग हैं या छोटे मझोले व्यापारी हमारे हैं, जब कंप्लायंस आसान होगा तो निश्चित तौर से उनको बिजनेस करने में और आसानी होगी और बेहतर वो काम कर सकेंगे। इससे कहीं ना कहीं एमएसएमई और छोटे व्यापारियों को बहुत फायदा होने वाला है। चूंकि आपका सार्वजनिक जीवन में बहुत लंबा अनुभव रहा है और आपने देश के किसानों के साथ बहुत ही जमीन के साथ जुड़ करके काम किया है, तो ऐसा भी माना जा रहा है कि ये कृषि क्षेत्र के लिए भी बहुत दूरगामी इसके असर देखने को मिलेंगे। जिस किसानों को जो फायदा मिलने वाला है उसके बारे में हम थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि कैसे ये एग्रेरियन इकोनॉमी को, गांवों को प्रभावित करने जा रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने पहले भी जो घोषित किया है कि 4 जातियों में पूरे देश को बांटा है, उसमें एक प्रमुख रूप से किसान है। और 2014 के बाद प्रधानमंत्री जी का पहला लक्ष्य रहा है कि किसानों का आय हम दुगना करें। अगर इस रिफॉर्म में अगर आप देखें तो निश्चित तौर से जो कृषि से संबंधित सामान्य हैं उन सब पे रेट कम किया गया है, चाहे वो ट्रैक्टर हो, चाहे वो खाद हो, चाहे वो बीज हो, चाहे वो दवा हो, उन सब चीजों पर किया गया। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो अगर जब आम जनजीवन के उपयोग की चीजों में सस्ता होगा तो आम जन के साथ साथ वो कहीं ना कहीं किसान भी परचेज करता है, उसको भी फायदा इससे होगा। और कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है कि किसानों का आय हमें दुगना करना है, उसमें ये जीएसटी रिफॉर्म बहुत कारगर साबित होगा। किसानों की आमदनी को दोगुना करने में भी ये काफी मदद करने जा रहा है। अब सर, बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि 22 सितंबर के बाद क्या वाकई कीमतें कम होंगी? कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि कंपनियां इसको लागू करें? कैसे लोगों को पता चलेगा कि भाई दाम कम हो गए हैं? क्या कुछ करने की जरूरत होगी जिससे कि फायदा जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंचे? देखिए, कहीं ना कहीं अवेयरनेस की आवश्यकता होती है। प्रधानमंत्री जी का मानना है कि इस देश में एक विश्वास पैदा किया जाए, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का जो नारा देते हैं, और इसमें हम लोगों ने किया है। तो निश्चित तौर से तमाम हमारे इंडस्ट्री के लोग हम लोग से भी मिलने आए थे, होने के बाद हमको बधाई देने आए थे, और सब ने एक विश्वास दिलाया कि नहीं, इसको हम आगे टैक्स पास ऑन करेंगे। और सरकार का भी प्रयास होगा, उस पर हम निगाह भी रखेंगे कि जो हम लोग टैक्स का छूट दिए हैं वो आम जन तक उसको आगे पास ऑन हो, उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। माननीय मंत्री जी, चूंकि आप काउंसिल में रहे, आपने पूरी परिचर्चा में हिस्सा लिया, राज्यों को इन सभी मुद्दों पर एक मत ले आने में किस तरह से, अगर आप कुछ डिटेल्स हमें हमारे साथ साझा कर पाएं कि कैसे परिषद की कार्यप्रणाली को आप लोगों ने किया और एक मत कंसेंसस बनाने में कैसे आप लोग सफल हुए? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि रेशनलाइजेशन का कमेटी पहले से इस पर वर्क कर रही थी, लेकिन भारत सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव काउंसिल के सामने आया। उस प्रस्ताव को काउंसिल में रखा गया और काउंसिल के सभी लोगों ने इसे सर्वसम्मति से पारित किया। और निश्चित तौर से भारत सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, ये कहीं ना कहीं आम जन के हित के लिए ही काम करती है। और इसको अगर आप कहें तो इससे कोई घाटा नहीं होगा, बल्कि हम जनता को राहत देने के लिए ही सरकारें होती हैं। हम राहत दिए हैं, और मैंने पहले भी बताया कि इससे कहीं ना कहीं जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी, लोगों को खरीदारी बढ़ेगी, बिजनेस हमारा अर्थव्यवस्था और ग्रो करेगा, तो उसका लाभ कहीं ना कहीं टैक्स में भी आने वाला है। और कहीं ना कहीं सभी सरकारें इस पर एक मत से सहमत होकर के इसको निर्णय लिए। उसके मैं सबको, काउंसिल के सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ। लेकिन क्या वाकई जो कुछ राज्य ये कह रहे हैं कि उनको रेवेन्यू में लॉस होगा, और क्या उनकी चिंता जायज है, या फिर आपको लगता है कि इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है और सब कुछ समय से पटरी पर आ जाएगा? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि सरकारों का काम ही होता है कि जनता को राहत दिया जाए, और इस न्यू जन रिफॉर्म से कहीं ना कहीं आम जनता को जो हमने राहत दिया है। और मुझे लगता है कि आप देखेंगे, जो पहले भी मैंने कहा कि जब जीएसटी लागू हुआ था तो कलेक्शन क्या था, अब 2024-25 में कलेक्शन क्या है, और जब हमारा इकोनॉमी ग्रो करेगा तो निश्चित तौर से सभी प्रदेशों को भी उसका लाभ मिलेगा। अब से जो सामाजिक क्षेत्र है, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य, उसमें भी कुछ बड़े कदम उठाए गए हैं। अगर आप उन कदमों के बारे में थोड़ा सा बताएं और कैसे ये दोनों ही विषयों को स्पर्श करता हुआ नजर आएगा, सकारात्मक असर डालता हुआ नजर आएगा शिक्षा और स्वास्थ्य के विषय? देखिए, स्वास्थ्य में जहां तक सवाल है कि हम लोगों ने आयुष्मान योजना लेकर के आए,
50 करोड़ से ज्यादा लोगों को हमने आयुष्मान में कवर किया। फिर भी बहुत से प्राइवेट लोग हैं जो उसका और अधिक सुविधा चाहते हैं और वो हेल्थ इंश्योरेंस भी कराते हैं और जीवन बीमा भी कराते हैं। और अगर आप देखें तो उसमें पहले भी हम लोगों ने FDI को 100% उसमें लागू किया है, ताकि जब FDI आएगी तो कंपटीशन होगा तो रेट में भी कमी आएगी और क्वालिटी में भी सुधार होगा। और इसीलिए हम लोगों ने स्वास्थ्य बीमा पे और जीवन बीमा पे दोनों पे टैक्स फ्री किया है, ताकि हमारे देश में अभी पेनिट्रेशन थोड़ा कम है और वो जल्दी से तेजी से कवर हो, उसके नाते भी GST में छूट दिया गया है ताकि आम आदमी को इसमें राहत मिल सके। तो क्या आपकी बात हुई है बीमा कंपनियों से कि उसका फायदा आम जनता तक पहुंचाएं, प्रीमियम को न बढ़ने दिया जाए? निश्चित तौर से जो लोग बीमा कंपनी के लोग आए थे उन्होंने वादा भी किया है और हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, हम लोग निगाह भी रखे हुए हैं कि जो भी छूट हम लोग दिया गया है वो आम जनता को आसान हो। प्रधानमंत्री जी लगातार कह रहे हैं कि हमें लोगों को सपोर्ट करने के लिए, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए लगातार जो सुधार हैं वो आगे भी जारी रहेंगे। तो थोड़ा सा वित्त मंत्रालय में जो भी प्रयास चल रहा है आर्थिक सुधारों को लेकर के, उन पर आपकी क्या राय है और कैसे हम आगे बढ़ते हुए इन सुधारों को देख सकते हैं? देखिए, आप प्रधानमंत्री जी शुरू से जब से आए हैं तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और लाइफ के बारे में जो कितनी आसानी हो सकती है ये लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। बिजनेस हमारा कैसे बढ़े, लोगों के जीवन में सरलता कैसे आओ, हमने तमाम कानून भी खत्म किया। हमने लेबर एक्ट को भी 26 लेबर एक्ट से 4 लेबर एक्ट में लेकर आया और समय समय पर सुधार करते हैं। अभी आप एक बड़ा सुधार देखें जो आम जीवन में एक बहुत बड़ा है, जो आप लोग के भी फोकस में शायद नहीं आया है, जो गेम और गैम्बलिंग के बारे में कानून लेकर आए हैं, ये बहुत बड़ा सुधार है। आप अगर देखें तो सब नौजवान जो हमारे इस पे कहीं ना कहीं बर्बाद हो रहे थे, घर में बैठे बैठे लोग मोबाइल पे बैठ करके, हमारी न्यू जनरेशन और तमाम लोग इसको यूज कर रहे थे, उसको भी एक सुधार के रूप में ही लेकर आया गया कि देश के नौजवानों को पर असर ना पड़े। इस प्रकार से अगर देखें तो प्रधानमंत्री जी की जो जोश होता है कि नेशन फर्स्ट क्या आवश्यकता है, क्या जनता की आवश्यकता है, उसके आधार पर क्या हम सरलीकरण कर सकते हैं, उसको करने का हम काम कर रहे हैं। GST रिफॉर्म्स में ये कहा जा रहा है कि भाई युवाओं के लिए क्या है, रोजगार को कैसे इससे बढ़ावा मिलेगा, कैसे नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स जो है वो देश में आर्थिक वृद्धि की जो गति है उसको आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारे लोग इसको टैरिफ के खतरों से जोड़ करके देख रहे हैं। तो इस पूरे माहौल में जहां संरक्षणवाद को सब लोग बढ़ावा दे रहे हैं, तमाम देश अपने अपने इकोनॉमीज को बचाने में लगे हुए हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था को आप कैसे आंकते हैं और GST के सुधारों को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, GST रिफॉर्म का जहां तक सवाल है, मैंने पहले भी कहा कि कमेटी बहुत दिन से इस पर वर्क कर रही थी। टैरिफ तो अभी आया है, उस पर हम लोग मूल्यांकन कर भी रहे हैं और निश्चित तौर से इससे जो युवा की बात आपने कहा है, अगर आप टैक्स रिफॉर्म होता है, चीजें सस्ती होती हैं तो अर्थव्यवस्था पे तो असर पड़ता ही है, प्रोडक्शन पे भी असर पड़ता है, उससे कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, रोजगार भी सृजित होगा, जिससे भी नौजवानों को कहीं ना कहीं लाभ होगा। इंडस्ट्री के साथ जब बातचीत में वो कौन से मुद्दे थे GST को लेकर के, सरलीकरण को लेकर के, जो आपके साथ साझा किए गए, और इंडस्ट्री का क्या रुख है इस पूरे रिफॉर्म को लेकर? देखिए, आज जहां तक 3-4 तारीख को काउंसिल के बैठक के बाद से दर्जनों इंडस्ट्री के लोग हमसे आ गए और सब बहुत प्रसन्न हैं। और कहीं ना कहीं जो हम लोगों ने इसमें सुधार किया है, जो 5 और 18 लेकर के आए हैं, जो 4 रेट था, उससे कहीं ना कहीं लोगों को बिलिंग करने में भी प्रॉब्लम होती थी, जनता को भी समझने में प्रॉब्लम होती थी, इसलिए कहीं ना कहीं उससे आज पूरी इंडस्ट्री पूरा वेलकम इसकी कर रही है। माननीय मंत्री जी, ये जो डिमेरिट गुड्स के लिए 40% रखा गया है, क्या कॉम्पनसेशन सेस के साथ इसको हम जोड़ करके देख सकते हैं? देखिए, कॉम्पनसेशन सेस एक विशेष प्रयोजन के लिए लगाया जाता है। कंपनसेशन के लिए ही हम लोग सेस लगाए थे, जो कि कानून में है कि 5 साल से ज्यादा वो नहीं चल सकता है। बीच में कोविड आने के नाते जो हम लोगों को उस समय टैक्स कलेक्शन नहीं हो रहा था, तो हम लोग बैक टू बैक लोन लेकर के, ताकि स्टेट को दिक्कत ना आए, करीब 2,59,000 करोड़ रुपया हम लोग लोन लेकर के उनको पे किए, ताकि स्टेट पे उसका बोझ ना पड़ने पावे। उसके ब्याज को चूंकि लौटाना था, इसलिए 2 साल का उसका समय सीमा जो बढ़ा, जो 31 अक्टूबर तक समाप्त हो रहा है, और इसलिए कॉम्पनसेशन तो 5 साल के बाद 22 में ही समाप्त हो गया, लेकिन चूंकि उसका ब्याज हमें वापस करना था तो 2 साल और वो लगभग 31 अक्टूबर को समाप्त होगा, तो कंपनसेशन सेस तो समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो आपने सिन गुड की बात किया है, जो आपने सिगरेट पे और पान मसाला है, इन चीजों पे है, तो कहीं ना कहीं इस पे भी लोग कम यूज करें, इस नाते भी इसको उसमें रखा जाता है। बहुत सारे लोग ये सोचना चाह रहे हैं कि जो 40% के स्लैब में जो लग्जरी गाड़ियां रखी गई हैं, उनके दाम क्या बढ़ जाएंगे, क्या ऐसी आशंका जताई जा रही है? क्या उसको आपने एनालिसिस किया कि वहां पर भी दाम नहीं बढ़ने जा रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड? देखिए, जहां तक कंपनसेशन सेस की भी आपने बात किया, लग्जरी गाड़ी के दाम बढ़ने के बाद किया, छोटी गाड़ियों को तो भारी मात्रा में कमी आने वाली है, और बड़ी गाड़ियों पे भी अगर आप देखें कि आज का रेट देखेंगे, और जब 22 तारीख से अगर आप जब GST न्यू जनरेशन टैक्स लागू होगा, तो उस समय भी लग्जरी गाड़ियों पे भी जो छोटी गाड़ियां हैं उस पर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी आएगी।
माननीय मंत्री जी, अगर आप कुछ अपील करना चाहें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जीएसटी रिफॉर्म्स को सफल बनाने के लिए। मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूं कि देश की जनता इस चीज को समझे और खुद भी अवेयरनेस उसको हम लोग इतना दें आप लोग के माध्यम से, ताकि लोग वहां पर जाकर बात कर सकें। और मैं देश के सभी इंडस्ट्री के लोगों से भी निवेदन करूंगा कि सरकार ने अगर आपको ये सुविधा दिया है तो इसको आप पास ऑन करें, क्योंकि अगर पास ऑन करेंगे तो आपकी खपत बढ़ेगी तो मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो आपका इनकम भी बढ़ेगा। माननीय मंत्री जी, बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सुषमा जी, लगभग 2 सप्ताह बाद यानी कि 22 सितंबर को अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार लागू होने जा रहे हैं। इसे आप कितनी बड़ी उपलब्धि मानती हैं? ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए, जब जीएसटी पहले लागू हुआ था, अब ये 8 साल हो गए, उस वक्त हमारी उम्मीद ये थी कि ये एक सिंगल टैक्स होगा, एक देश के लिए एक कर होना चाहिए, लेकिन वो हुआ नहीं। ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमारे देश में बहुत ज्यादा प्रांत हैं, बहुत ज्यादा मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस हैं। तो सरकार ने और स्टेट्स ने मिलके कम से कम वो जो लेवीज थी उनको जोड़ के उन्होंने कोशिश की कि बहुत कम और छोटा सा टैक्स बनाए। तो छोटा तो बन गया, बहुत ही छोटा बन गया, और काफी सुधार उस वक्त हुआ था, काफी रिफॉर्म हुआ था, लेकिन फिर भी एक रेट के बजाय 4 रेट हो गए। और उसके अलावा हमारी इंट्रास्टेट जीएसटी है, तो कई लेवल्स हैं, और उस वक्त कॉम्पेंसेशन सेस भी था जो अभी तक लागू हो रहा है, तो काफी कॉम्प्लेक्सिटी थी। तो ये जो रिफॉर्म आया है, इसको मैं बिग बैंग रिफॉर्म कह सकती हूँ कि उसके कोशिश यही है कि ये बिल्कुल ही सरल तरीके से ये एक टैक्स होना चाहिए। तो अभी जैसे आपने कहा कि जो 4 स्लैब्स थी वो 2 हो गई हैं, और वो जो कॉम्पेंसेशन सेस है जिसको उस वक्त स्टेट्स ने मांगा था, क्योंकि उनको ये डर था कि उनकी रेवेन्यूज कम हो जाएंगी, और ये जाहिर सी बात थी कि वो अपने कर्ज जो है वो बंद कर रहे थे और सिर्फ जीएसटी से उनको रेवेन्यू आ रही थी। तो इस वजह से उनकी जो आशंकाएं को नजर में रखते हुए सरकार और जीएसटी काउंसिल ने ये कॉम्पेंसेशन सेस बनाया था। अब ये लगता है कि ये सेस की जरूरत नहीं है, रेवेन्यू कलेक्शंस इतनी बढ़ गई हैं, बोयंसी आ गई है, तो अब ये भी कॉम्पेंसेशन सेस चला जाएगा। तो जैसे आपने कहा कि सिर्फ एक बहुत छोटे से कई वस्तुओं के लिए ये 40% का अभी एक स्लैब बचा हुआ है, बाकी तो सारी जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं वो इन 2 रेट्स में आ जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सुधारों की घोषणा अपनी 15 अगस्त के भाषण में की थी और इन्हें दिवाली का एक तोहफा कहा था। इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया, पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया, और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया, और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सुषमा जी, भारत में त्योहारों और शादियों का मौसम शुरू हो चुका है, जिस दौरान खर्च और खपत दोनों ही बढ़ जाते हैं। तो क्या आप कहेंगे कि जीएसटी सुधारों को लागू करने का ये टाइमिंग रेलेवेंट है, या फिर ये जो समय है ये कोइंसिडेंटल है, सिर्फ क्योंकि ये तो एक प्रक्रिया थी जो लंबे समय से चल रही थी और इन सुधारों को कभी न कभी तो लागू होना ही था? देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बोला है कि इसके बारे में सोच और विचार चल रहा था कम से कम 1.5 साल से, और इसके कमिटीज भी बन गई होंगी और इसके रिकमेंडेशंस भी आए होंगे, जिसके तौर पे ये अभी ये रिफॉर्म किया गया है। तो ये काफी टाइम लगा, लेकिन जब तक ये लागू होने से पहले मेरे ख्याल ये उन्होंने सोचा यही होगा कि ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन हमारे देश में हमेशा ये त्योहारों के वक्त होता है। ये हमारी मॉनसून के बाद और त्योहारों तक ये जो 2 महीने हैं उसमें बहुत ज्यादा कंजम्पशन होता है, और उसको ज्यादा बढ़ावा देने के लिए इसी वक्त रिफॉर्म्स आने चाहिए। और मेरे ख्याल में ये टाइमिंग इसको परफेक्ट कह सकते हैं इस वक्त, कि वो भी फेस्टिवल कंजम्पशन भी आया है, और जीएसटी की जो कटौती की वजह से जो बढ़ेगा कंजम्पशन, और जरूर बढ़ेगा, इसमें कोई 2 राय नहीं है, और ये इररेलेवेंट नहीं है, बिल्कुल रेलेवेंट है। घटाई गई दरों का सबसे ज्यादा असर रोजमर्रा की चीजों पर पड़ने वाला है, जिससे आम आदमी की जेब में खर्च के लिए ज्यादा पैसा पहुंचेगा। तो इससे अर्थव्यवस्था किस तरह प्रभावित होगी? देखिए, हमने अभी कंजम्पशन की बात की कि लोग खरीदने जाएंगे दुकान पे
और अगर उनके पास 100 रुपया है तो पहले वो 100 रुपए में 2-3 चीजें खरीद सकते थे। अब वो 2-3 चीजें के बजाय वो 100 रुपए में वो 5-6 चीजें खरीद सकते हैं। तो कंजम्पशन बढ़ेगी। तो अगर कंजम्पशन वस्तुओं की बढ़ेगी तो जो कंपनियां हैं, जो उत्पादन करती हैं, जो उद्योग हैं, उनको अपना उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। तो आउटपुट बढ़ेगा, तो आउटपुट बढ़ने से उनको इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना पड़ेगा अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी में। तो इससे हम कहते हैं वर्चुअस साइकिल जो है ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। तो कोशिश यही होगी और उम्मीद यही लगाया जा रहा है कि ये वर्चुअस साइकिल शुरू हो जाएगा। ये नहीं कि हमारे देश में इस वक्त इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, कंजम्पशन नहीं हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट बढ़े और कंजम्पशन बढ़े। तो इससे हमारी आर्थिक गति है, हमारी ग्रोथ रेट जो है वो बढ़ेगी। अब इस साल की जो आर्थिक गति है वो अनुमान यही लगाया जा रहा है कि ये 6.5% के आसपास होगा। अगर ये जो कंजम्पशन है बढ़े और डिमांड ज्यादा बढ़ेगा, उत्पादन ज्यादा बढ़ी, निवेश ज्यादा होगा, तो इससे हो सकता है कि और 50 बेसिस पॉइंट ज्यादा तेज चलेगी आर्थिक स्थिति हमारी, हो सकता है 7% तक भी पहुंच सकती है। ये जो वर्चुअस साइकिल है इसी के तरफ हम देख रहे हैं, कंजम्पशन है, उससे ये अल्टीमेटली यहां तक पहुंचेगा। इन सुधारों के उद्देश्यों में छोटे व्यापारियों और कारोबारियों सहित सभी के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुनिश्चित करना भी शामिल है। तो ये किस तरह से होगा और इसके क्या फायदे होंगे? मैंने शुरुआत में बात की कि सोच तो यही थी शुरुआत में कि एक टैक्स होगा, एक देश के लिए एक टैक्स, और हम उतना सिंप्लीफाई नहीं कर पाए। लेकिन अब ये बहुत सिंपल हो गया है कि 2 रेट आ गए हैं, कंपनसेशन सेस चला गया है, और उसमें बहुत सारी जो कॉम्प्लिकेशंस थी वो भी इस बार हट गई है। क्योंकि पहले तो ये था कि जैसे फूड आइटम समझ लीजिए, अगर वो एक पेस्ट्री है, अगर वो पेस्ट्री के ऊपर क्रीम है तो उसका दूसरा रेट था, अगर उसके ऊपर क्रीम नहीं है तो उसका दूसरा रेट था। अब सरकार ने और जीएसटी काउंसिल ने इन सब जो फूड प्रोडक्ट्स को, पूरे फूड प्रोडक्ट्स को उन्होंने एक रेट में डाल दिया 5%। तो आपकी जो पेस्ट्री है या पॉपकॉर्न है या स्नैक्स है, नमकीन है, किसी तरह में आपको लूज मिलेगा या पैकेज्ड मिलेगा, वो खाने की चीज है और कोई भी खाने की चीज आपको 5% पे मिलेगी। तो ये बहुत बड़ा सिंप्लीफिकेशन हो गया। तो जो सारे डिस्प्यूट्स आ रहे थे क्लासिफिकेशन की वजह से वो बंद हो जाएंगे। कुछ चीजें तो अभी कोर्ट्स में हैं इस वजह से, तो मेरे ख्याल वो कोर्ट्स की भी जो केसेस हैं वो भी बंद हो जाएंगे। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये एक तो सरकार की तरफ से कि उनको इन चीजों का कोई पुलिसिंग नहीं करना है, और छोटे उद्योग और छोटे कारोबार जो है उनके लिए भी आसान होगा, क्योंकि उनको ये फिक्र नहीं करनी पड़ेगी कि भाई हमने इस चीज के ऊपर गलत रेट लगाया है या ठीक रेट लगाया है। उनको एक ब्रॉड कैटेगरीज में या तो 5% में आएगा या तो 18% में आएगा। तो आपको लगता है कि इससे, क्योंकि हम उद्योगों की बात कर रहे हैं, इससे कंप्लायंस बढ़ेगी? जो अभी तक ये जो सारा एक तरह से आप कहेंगे जो कंफ्यूजन हुआ करता था कि कितना टैक्स किस प्रोडक्ट पर है, वो जब खत्म होगा तो जो व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, उनका भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो कंप्लायंस होती है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है, वो भी बढ़ेगा इससे। मेरे ख्याल में जब फिर से हम वापस जाते हैं, जब जीएसटी शुरू हुआ था तो बहुत सारे लोग, जो बहुत से कारोबार, छोटे छोटे जो दुकानदार थे जो टैक्स उस वक्त नहीं देते थे, वो जीएसटी के दायरे में आ गए। लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं, जैसे आपने बात की कंप्लायंस, वो जीएसटी के दायरे में नहीं है क्योंकि उनको ये अभी भी कॉम्प्लेक्स लगता है, उनको अभी भी मुश्किल लगता है। जैसे कि ये कंप्लायंस अब इतना आसान हो गया है तो और लोग आ जाएंगे जीएसटी के दायरे में। अगर और लोग आएंगे तो हमारी जो कलेक्शंस है, रेवेन्यू कलेक्शंस है, वो और भी बॉयंट हो जाएंगी। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का ये बहुत बड़ा महत्व है इस बार की रिफॉर्म में। सुषमा जी, लंबे समय से राज्यों और विपक्षी दलों ने इन सुधारों की मांग करते रहे हैं। जीएसटी परिषद की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए और किसी भी राज्य ने कोई असहमति नहीं जताई। तो केंद्र और राज्यों, खासकर विपक्ष शासित राज्यों के बीच इस तरह की सहमति को आप किस तरह देखती हैं, या कहें कि कितना महत्वपूर्ण है ये?
ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि ये जो रिफॉर्म्स है इनसे हमें मालूम है कि रेवेन्यू लॉस होगा, और ये सिर्फ केंद्र की तरफ से नहीं है, स्टेट्स की तरफ से भी है कि स्टेट्स को भी कम पैसा मिलेगा, केंद्र सरकार को भी कम पैसा मिलेगा। लेकिन दोनों ने ये मिल के ये आम सहमति जताई है और उन्होंने कहा कि नहीं, ये हम इस चीज के लिए हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि दोनों समझते हैं, केंद्र सरकार भी समझती है और राज्य सरकार भी समझते हैं कि अगर हम इन रिफॉर्म्स को लागू कर लें तो इससे कंजम्पशन बढ़ेगी और जीएसटी कलेक्शंस भी बढ़ेंगे, और सबसे बड़ी चीज जो है आम आदमी को फायदा होगा, क्योंकि आम आदमी जो है जो दुकान पे जाएगा और उसको ये सारी चीजें उनको मिलेंगी कम दाम के ऊपर, तो उसको जो इन्फ्लेशन के ऊपर जो कंसर्न है वो कम हो जाएगा। अभी आपने बात की कि रेवेन्यू लॉस तो होगा, राजस्व का शायद थोड़ा बहुत नुकसान हो, तो उस हालत में क्या उस कमी को पूरा करने के लिए सरकार के पास क्या विकल्प हो सकते हैं? देखिए, इस वक्त तो उम्मीद यही है कि जैसे हमने कंजम्पशन की बात की बढ़ेगी, और सरकार ने ये कहा है कि लगता है कि एक साल में इन फैसलों से 48,000 करोड़ का लॉस होगा। लेकिन अगर कंजम्पशन बढ़ गई, और मैं अगर कह रही हूँ लेकिन ये होना ही है, कंजम्पशन तो जरूर बढ़ेगी, तो उम्मीद ये लगाई जा रही है कि इससे ज्यादा आपको रेवेन्यू इनफ्लो हो जाएगा। और अगर इसमें थोड़ी सी कटौती हो भी जाती है तो मेरे ख्याल में केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों जीएसटी काउंसिल में बैठते हैं और आपस में वो इसका कुछ फैसला कर लेंगे। तो टैक्स दरों का सरलीकरण हमारे यहाँ विदेशी निवेश को किस तरह प्रभावित करेगा? आपको लगता है कि इस ढांचागत बदलाव से भारत की टैक्स प्रणाली की विश्वसनीयता बढ़ जाएगी और एक तरह से एक संदेश भी जाएगा कि भारत टैक्स सुधारों को लेकर बेहद संजीदा है? हाँ, बिल्कुल। ये टैक्स रिफॉर्म एक बहुत बड़ी चीज है, और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट एजेंसीज हैं वो इसकी तरफ देखते हैं कि ये हमारी इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल, हमारा जो डेट प्रोफाइल और हमारी टैक्स की जो स्ट्रक्चर है उसको देखते हैं जब वो इन्वेस्टमेंट रेटिंग देते हैं। और अभी हाल ही में जो बड़ी इन्वेस्टमेंट एजेंसीज जो हैं, जैसे स्टैंडर्ड एंड पुअर्स और मूडीज और फिच रेटिंग्स ने भी, तीनों ने हमारी जो सॉवरेन रेटिंग है उसको बढ़ाई है। इसका मतलब कि लोग जब हमारे जो उद्योग बाहर जाएंगे और वो कर्ज लेना चाहेंगे तो उनको बहुत अच्छे रेट पे ये कर्ज मिलेगा, लोन्स मिल जाएंगी, कमर्शियल बोरिंग्स। वैसे भी हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको देखते हुए बाहर के देश और बाहर के जो फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत अच्छे नजरिए से देख रहे हैं, और इसके रिफॉर्म के बाद और भी अच्छे नजरिए से देखेंगे। और देखना यह है कि अब आगे वाले दिनों में, आगे हफ्तों में, महीनों में, कि ये इन्वेस्टमेंट एजेंसीज किस तरह से अब हमारी जो सॉवरेन इन्वेस्टमेंट रेटिंग है उसको बढ़ाते हैं, और मेरे ख्याल में जरूर बढ़ाएंगे। इन्वेस्टमेंट रेटिंग बढ़ना एक बात है, अगर हम फॉरेन कंपनीज की बात करें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो हमारी कंपेटिटिवनेस बढ़ेगी, क्योंकि हमारी जो टैक्स प्रणाली थी काफी पेचीदा थी। जब इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया तो जो विदेशी कंपनियां जो हमारे यहाँ निवेश करना चाहती हैं उनको भी एक आसानी हो जाएगी कि उनको मल्टीपल टैक्स रेट्स के साथ डील नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज जरूर बढ़ेंगी, क्योंकि इसके बारे में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बात की है कि आपकी जो टैक्स रेट्स हैं काफी पेचीदा हैं, काफी कॉम्प्लेक्स हैं, और इनसे डील करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। जैसे मैंने कहा, बहुत सरल हो गई हैं और बहुत ज्यादा सिंपल हो गई, और मेरे ख्याल में आगे वाले दिनों में इसके अलावा और भी रिफॉर्म्स हो जाएंगे जिससे और भी सरल हो जाएगी ये टैक्स। लेकिन ये बहुत बड़ा बिग बैंग रिफॉर्म है, और फॉरेन इन्वेस्टर्स इसको देख के वो जरूर हमारी कंपेटिटिवनेस कंपेयर, अगर आप दूसरे देश देखें, इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, वो भी इस वक्त फॉरेन इन्वेस्टमेंट को चाह रहे हैं कि वहां पर जाए। लेकिन अब ये हमारी तरफ एक पॉजिटिव साइन है जिससे फॉरेन इन्वेस्टर्स जो ज्यादा निवेश करेंगे। ये सुधार भारत की आत्मनिर्भरता को किस तरह से बढ़ावा देंगे? देखिए, आत्मनिर्भरता से इस तरह से होगा क्योंकि ज्यादा उत्पादन होगा, और ये जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन, हमारी सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भरता बढ़ाएगा। जितना ज्यादा हमारी अपनी डोमेस्टिक कंपनीज उत्पादन करेंगी तो उतनी ज्यादा हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। सुषमा जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आई और हमसे इस महत्वपूर्ण विषय पर बात की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे जीएसटी सुधारों से अर्थव्यवस्था को मिलने वाली गति पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी आर्थिक विश्लेषक सुषमा रामचंद्रन। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अनुभा रोहतगी।
यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। चर्चा का विषय है